टीचर फिजा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारी बायोलॉजी का बुक का पहला चैप्टर होगा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा, लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अपनी नोट्स वाली कॉपी निकाल लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बच्चों पीछे दिया गया है फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि एक बड़ा सा टॉपिक है, सेल ही को ले लेते हैं। सेल एक बड़ा सा टॉपिक है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अगर आप लोग को एग्जाम में टॉपिक पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। तो ये फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले अगर हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है तो क्या क्या पहले आता है वो चीजों को पढ़ के टिक लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सेल में डेफिनेशन ऑफ सेल पढ़ रखी है, ठीक है, उसको टिक लगा लेंगे। फिर डिस्कवरी ऑफ सेल, ऐसे टॉपिक सिस्टमैटिक वे में क्लियर करते जाओगे, कवर करते जाओगे, ठीक है। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। पीछे दिया गया है फ्लो चार्ट, ये बताएगा कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन में हम लोग सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, कब हुई, ये सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेल में क्या क्या आती है, ये सारी चीजें आती हैं, लोग पढ़ लेंगे। सेल ऑर्गेनल भी पढ़ना है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आते हैं, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ द सेल। ये टॉपिक हम लोगों ने क्लास 8 में ही पढ़ रखा है, राइट। क्लास 8 में 7 में पढ़ रखा है आप लोगों ने टॉपिक सेल। सेल का मोटा मोटी तौर पे आइडिया होगा कि सेल होता क्या है। मैं तो एक डेफिनेशन पता है भाई कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोला जाता है। आपने जहां पर आप लोग बैठे हो उसके चारों ओर देखो, क्या दिख रहा है, दीवार दिख रही हो, ठीक है। अब ये दीवार किससे बनी है भाई, ये दीवार ब्रिक से बनी है। किससे बनी है, हाँ इसमें बहुत सारी चीजें लगी हैं, सीमेंट लगा है, मसाला वसाला सब कुछ लगा है, लेकिन किससे बनी है, ब्रिक से बनी है, ठीक है। तो ये ब्रिक क्या है भाई, ये ब्रिक उसकी यूनिट है। अगर ब्रिक्स नहीं होती तो ये ना बनती, ठीक है। तो एक ब्रिक के साथ फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब ऐसी 1000 ब्रिक्स ने एक वॉल बना दी। तो वैसे ही सेल काम करती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में सेल्स बहुत सारी उसमें प्रेजेंट रहती है। सेल फिर टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम से हम बने हुए हैं, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो सेल हमारे क्या होते हैं भाई, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। फिर अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन की, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल मीन्स द नेसेसरी बेस, ठीक है। नेसेसरी, किसी चीज को बनाने के लिए जो बेस लग रहा है, जो नेसेसरी बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, ठीक है। तो हमारी लाइफ में हमारी बॉडी को बनाने के लिए फंडामेंटल एक चीज लग रही है, दैट इज सेल। इतना याद रखो बस। फिर इसको हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग को हमारे सारे ऑर्गन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फंक्शन, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, हमारे अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। उस रोल को बाद में जानेंगे कौन कौन से रोल प्ले होते हैं। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। देन आगे बढ़ते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की, सबको पता है भाई, सेल की डिस्कवरी किसने की भाई, हमारे रॉबर्ट हुक भैया ने, ठीक है। कब की, 1665 में, बहुत पहले भाई, बहुत पहले, जब शायद पता नहीं दादा परदादा या परदादा के भी दादा रहे होंगे तब की होगी, ठीक है। तो ये सेल की डिस्कवरी, उसके पहले कोई सेल को नहीं जानता था कि सेल होता क्या है। इन्हीं भैया ने बताया, इन्हीं दादा ने बताया है, रॉबर्ट हुक दादा ने, कि हमारा सेल भी सेल कोई नाम की भी चीज होती है, ठीक है। अगर इन्होंने ना बताया होता तो आज हम लोग साइटोलॉजी ना पढ़ रहे होते और सेल चैप्टर होते ही ना। अब इन्होंने कैसे डिस्कवरी की, ऐसा तो नहीं है अपनी स्किन ऐसे देख रहे होंगे भाई फिर पता चला कि अरे इसमें सेल भी है, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। हुआ कुछ यूं कि इन्होंने एक ट्री की बार्क को लिया, ठीक है, और उसको अपने माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा। मतलब इन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, ये इनका माइक्रोस्कोप है। इन्होंने उस ट्री के बार्क को जूम करके देखा तो ट्री का बार्क कुछ ऐसा दिख रहा था। ऐसा दिख रहा था बिल्कुल हनी कोम के, जैसे कि हनी कोम होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल उसके कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा था, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई वहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब वो छोटी छोटी चीजें क्या थी भाई, सेल थी, ठीक है। लिविंग बॉडी, भाई प्लांट भी तो एक लिविंग बॉडी है, और वो भी उस सेल से बनी होगी, तभी उनको यहाँ से पता चला कि भाई सेल नाम की एक चीज होती भी है। अब ये जो डेड कॉर्क था कैसा लग रहा था भाई, बिल्कुल हनी कोम के कंपार्टमेंट जैसा लग रहा था।
समझ में आ गया होगा सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक भैया ने की। कब की? 1665, बहुत पहले। कैसे की थी, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते। अब हमारे सेल होते तो मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल, सबको पता है कि प्लांट में अलग सेल प्रेजेंट होगा, एनिमल में अलग सेल प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा भाई? प्लांट और एनिमल सेल के में इतना डिफरेंस क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है और एनिमल अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अब प्लांट को अपना खुद का खाना बनाना होता है, प्लांट के पास तो नहीं है भाई जोमेटो स्विगी फोन किया आओ यहाँ इधर लेके आओ जाओ, बरगद के पेड़ के बगल में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, टर्जिडिटी चाहिए होती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग जरूरत होती है, तो उसके सेल अलग होते हैं। हमारी बॉडी के सेल अलग होते हैं हमारे, क्योंकि फंक्शन अलग है, हमारे पास दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, सब कुछ है। अब इसमें एक बड़ा डिफरेंस क्या होता है बच्चा, प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन तो हमारे अंदर ही प्रेजेंट होती है बच्चा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमारे में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, हमारे सिर्फ आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम होती है, लेकिन सेल वॉल हमारे में नहीं होती है, प्लांट में होती है, और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में भैया बलून दिख रहा होगा। ये बलून से हम क्या समझाना चाहते हैं, ये इतना हैप्पी हैप्पी सा बलून, तो इससे हम ये समझाना चाहते हैं कि जैसे ये बलून के अंदर क्या भरा है भाई, बलून के अंदर भरा है पानी, AANI, पानी। बलून के अंदर भरा है पानी। अब ये पानी और बलून से क्या समझाना चाहते हैं, अब जैसे कि बलून में पानी भरा है, ऐसे ही हमारी सेल भी होती है। ये सेल के अंदर भरा होता है भाई एक फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, और वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट, अब जैसे कि पानी को बाहर आने से कौन रोक रहा है भाई, ये बलून, ये पूरा बलून पानी को बाहर आने से रोक रहा है। वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे वो बलून पानी को कवर करके रखे हुए था, ठीक है, पानी, अगर वो बलून को अगर आप किसी भी शेप देना चाहो तो वो शेप दे सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होती है, इलास्टिक भी होती है, और फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन बलून की तरह होती है जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। क्या होती है भाई, ये लिविंग होती है। ठीक है, जिंदा होती है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सबसे, हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे हमारी सेल की बाहर की जो कवरिंग है दैट इज हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिन होती है, बहुत ही थिन सी होती है, जैसे कि बलून की ऊपर की लेयर बहुत थिन होती है, वैसे ये भी बहुत थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल, सारे अंदर का मटेरियल जितना भी होता है ये उसको होल्ड करके रखती है। समझ में आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है जब मैं उधर जाऊं। ठीक है, सब कुछ दिखना चाहिए, नोट्स बना लो, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा तुम्हें। प्रोवाइड डेफिनेट शेप, एक शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, it is selectively permeable and facilitate the movement of some selected material। अब इसको समझने के लिए तुम अपने आप को इमेजिन करो, इसको समझने के लिए तुम अपने आप को इमेजिन करो। अब तुम अपने घर में, जैसे कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, ठीक है, कोई आया, जैसे तुम्हारे फूफा है, फूफी हैं, चाचू हैं, चाची हैं, मौसी हैं, खाला हैं, उनको तुम क्या करोगे भाई, उनका वेलकम करोगे, आइए आइए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, मतलब बैठाओगे, ठीक है, बातें करोगे। लेकिन कोई ऐसा आया जिनको तुम जानते ही नहीं हो, तो क्या तुम उसको घर में घुसने दोगे? बिल्कुल नहीं घुसने दोगे। उसको क्यों बैठाओगे, क्यों चाय पिलाओगे, मतलब ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो वही काम करता है भैया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जिसको जानता है, मतलब कि ये कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को ही अपने अंदर एंट्री देता है और बाकी सबको एंट्री नहीं देता। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। समझ में आ गया? चलो, देन नेक्स्ट पॉइंट है कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किससे बना होता है भाई, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ। अब ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ काम आती है भाई, अब जब सेल को कुछ एनगल्फ करना होता है, अपने अंदर कुछ मटेरियल लेना होता है, तो ये जो जैसे कि एक बलून है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ऐसे मतलब उसको खींच सकते हो, इलास्टिक भी है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ ऐसा डालना चाहो तो
मतलब वो तो मेम्ब्रेन ऐसी है कि उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी फ्लेक्सिबल होने के कारण वो चीज़ें एनगल्फ कर लेती है। अगर उसको खाना खाना है या कुछ भी करना है तो वो एनगल्फ करने में हेल्प करती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आ गया? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जाम में आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करो, ये तो कहते हमने पढ़ा ही नहीं, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग जानते हैं कि भैया ये जो सेल है ये इसके अंदर बाहर, मतलब अभी मैंने बताया सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लेकिन सेल के अंदर चीजें जाती कैसे हैं, चीजें बाहर कैसे आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये मूवमेंट कैसी होती है भाई, ये मूवमेंट कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो तुम लोगों ने डेफिनेटली ये टर्म सुना होगा, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सुना है? नहीं सुना है? चलो मैं सुना देती हूँ आज। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो, हमारी सेल बहुत एक्टिविटी करता है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है, और उस एक्टिविटी करने के दौरान उसमें क्या प्रेजेंट हो जाती है, मतलब कि क्या फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है तो सेल थोड़ी अंदर थोड़ी ना रखेगा, उसको बाहर भी तो भेजेगा, ठीक है। तो बाहर कैसे भेजेगा? डिफ्यूजन के थ्रू जा। सपोज करो एक रूम है, ठीक है, एक रूम, छोटा सा रूम है, उसमें मैंने 150-200 बच्चे भर दिए हैं, उसमें ठसाठस भरे हुए हैं, जगह नहीं है बिल्कुल हिलने की भी, ठीक है। अब वो बच्चे क्या चाहेंगे? अब बाहर वाला जो रूम है वो खाली है, बिल्कुल खाली, इसमें कोई नहीं है, लेकिन अंदर वाले रूम में बहुत सारे बच्चे हैं। अब वो बच्चे क्या चाहेंगे भाई कि जैसे ही ये रूम खुले वैसे ही हम बाहर जाएं। द मूवमेंट ऑफ बच्चे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां बिल्कुल नहीं है, जहां बिल्कुल बच्चे नहीं है, सपोज वो बच्चों को मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां बिल्कुल गैस नहीं है वहां पर जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि सेल में जो गैसेस का मूवमेंट होता है वो थ्रू द डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, बाहर कम है, उसके कंपैरिजन, तो बाहर मूव करेगी थ्रू द डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड्स में बिल्कुल। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आयन और मॉलिक्यूल में CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन इन सेल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने बताया सेलुलर एक्टिविटीज की वजह से होता है। सेलुलर एक्टिविटीज की वजह से सेल में CO2 प्रेजेंट, मतलब CO2 बनने लगती है, ठीक है। अब CO2 ही नहीं होती है तो सेल को उसको बाहर निकालना होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 सेल में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड ऑफ द सेल, तो ये CO2 कहाँ निकल के जाएगी? आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द डिफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कि मैंने कुत्ता क्यों दिया है कि ये चीज तुम्हें नहीं पता थी, लेकिन मैंने बताया, फिर तुम्हारा रिएक्शन ऐसा था। चलो अब ये देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। जो ऑस्मोसिस है ये डिफ्यूजन की बहन का नाम है, ये सपोज कर लो ये डिफ्यूजन की बहन है, होती भी है। अब दोनों लोग सेम है लेकिन अलग कैसे हैं बता देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें डिफरेंस क्या है? वहां पर भी था यार, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस में भी है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर में होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर में होता है। सेल के अंदर पानी ज्यादा हो गया है, उसको निकल के जाना है, ऐसी जगह जाएगी जहां पर कम वाटर है, ऐसी जगह जाएगी जहां पर कम वाटर है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? वाटर का आना जाना किसके प्रोसेस के थ्रू होता है? सेल के अंदर बाहर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और गैसेस का डिफ्यूजन के। अब हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, जान लेते हैं। तो ये जो ये सॉल्वेंट है, जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने बनाई शिकंजी, ठीक है, मतलब कि उसमें तो नींबू नमक सब पड़ता है। अगर हम बात करें चीनी और पानी की, तो चीनी इज अ क्या, सॉल्वेंट क्या होगा भैया यहाँ पर? वाटर, ठीक है, और इसमें सोल्यूट क्या होगा? पर शुगर, ठीक है।
तो सोल्यूशन शुगर और वाटर का, वाटर और शुगर को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब इससे समझाना क्या चाह रहे हैं, इससे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, इससे ये 3 टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, दैट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ये होता क्या है? अब ये देखो, हाइपरटोनिक जो होता है वो ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है जिसमें सल्यूट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, मतलब कि पानी कम है लेकिन शुगर बहुत ही ज्यादा है, पानी कम है लेकिन शुगर बहुत ज्यादा है, हाइपरटोनिक। ठीक है, सपोज करो तुमने 1 कप पानी में 2 कप चीनी मिला दी, ठीक है, दैट इज हाइपरटोनिक। मतलब इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्वेंट सल्यूट आपका ज्यादा है। हाइपोटोनिक की बात करें, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। 1 कप पानी में आपने 2 चम्मच चीनी मिलाई तो दैट इज हमारा हाइपोटोनिक, ठीक है। लेकिन आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, ठीक है। तो आइसोटोनिक मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में हो, ठीक है, चीनी और पानी इक्वल अमाउंट में होगी, ना थोड़ी ज्यादा ना थोड़ी कम। तो ये हमारे होते हैं क्या भैया, 3 टाइप के सोल्यूशन। अब यहाँ पर बात आ जाती है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में हम लोग 2 तरीके की ऑस्मोसिस जानते हैं, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल। एंड ऑस्मोसिस जब वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल आ रहा होगा, ठीक है, इनसाइड द सेल, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेल का कंसंट्रेशन। तो जब बाहर की कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा इनसाइड द सेल, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस उसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है, यहाँ पर बाहर अंदर पानी ज्यादा है एंड बाहर कम है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पानी यहाँ से सब बाहर फ्लो हो रहा है, कि बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज एक्सोस्मोसिस। अगर अंदर की तरफ आ रहा है दैट इज एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझ में आ गई? सेल अब्सॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब सेल वाटर कैसे अब्सॉर्ब करता है भाई, ऑस्मोसिस के थ्रू अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं लगती सेल को वाटर कंज्यूम करने में, वाटर अब्सॉर्ब करने में, ठीक है। द प्रोसेस लास्ट्स अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। अब प्रोसेस कब तक चलता है, वैसा थोड़ी ना है कि अगर एंड ऑस्मोसिस हो रहा है तो पानी अंदर आता ही जा रहा है, अंदर आता ही जा रहा है। ये कब स्टॉप हो जाएगा, जब बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। ये तो मैंने बताया है कि एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस होता क्या है। प्लाज्मोलिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लाज्मोलिसिस ये होती है हमारे प्लांट सेल में, द श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। जब पानी बाहर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, और इतना बाहर चला गया है कि वो सेल पूरी श्रिंक हो गई, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ये हमारे होता है प्लांट सेल। समझ में आया? अब भाई हमारा दूसरा पार्ट है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, क्योंकि अभी पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया है। सेल वॉल किसमें होता है किसमें नहीं होता भाई, सेल वॉल सिर्फ होता है हमारे प्लांट में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। यही ये बात यहाँ पर भी लिखी है, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, ये एनिमल सेल में नहीं होती है। नॉन लिविंग एंड रिजिड, ठीक है, नॉन लिविंग होती है भाई, जैसे कि हमारे मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिविंग थी, ये नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, ठीक है। फ्रीली परमिएबल, अब हमारी सेल मेम्ब्रेन को याद करो, वो अच्छा बच्चा था, ठीक है, वो घर में उन्हीं को आने दे रहा था जिसको वो जानता है, जिसको वो नहीं जानता है उसको नहीं आने दे रहा था। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन सबको आने देती है, सबको अपने घर में बैठा कर चाय पानी नाश्ता करवाती है, ठीक है। तो ये फ्रीली परमिएबल है, सबको आने देती है। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंटेंट ऑफ द सेल। अब ये काम क्या कर रही है भाई, ये शेप प्रोवाइड कर रही है सेल को, पहले तो काम उसका क्या है, शेप प्रोवाइड करना, और दूसरा क्या प्रोवाइड कर रही है भाई, प्रोटेक्शन दे रही है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है सेल वॉल, वो क्या दे रही है भाई, सुरक्षा प्रदान कर रही है। देन नेक्स्ट चीज है मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज। ये याद रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द सेल, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सब प्रोटेक्टिव होती है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, बहुत ही मजबूती प्रोवाइड करती है हमारे सेल को, ठीक है। प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, उसका शेप वगैरह डिफाइन करती है, ठीक है, उसको बहुत ही ठोस बनाती है।
तो ये हमारे सेल वॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये होती है हमारी सेल, देखो प्रोटेक्ट कर रही है, डिफेंड कर रही है सबके अगेंस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया हमारे डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस जरूर आता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस। अब हम लोग को पता है भैया कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारे दोनों में प्रेजेंट होती हैं, चाहे हम लोग अगर प्लांट की बात करें और एनिमल की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन सेल वॉल की बात करें तो ये सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल में पाई जाती है। ये तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। लाइज आउटसाइड द सेल, सेल वॉल की बात करें तो सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनर आफ्टर सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, अगर प्लांट की बात करें तो सेल वॉल के अंदर होती है। ये लिविंग होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। रिजिड होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब के फुल कड़क सी होती है, और ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल की बात करें तो परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल, किसी को भी घुसने दो, आ जाओ, सबका स्वागत दिल खोल के करती है। लेकिन ये थोड़ी सी समझदार टाइप की होती है, जागरूक नागरिक टाइप्स, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सबको अपने अंदर घुसने नहीं देती है। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की बनी होती है, और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसके फंक्शन क्या हो गया होते हैं, सेल वॉल के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और इसके फंक्शन क्या होते हैं भाई, एक कंटेंट होल्ड करके रखती है अपने अंदर का। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है, कंट्रोल पैसेज ऑफ द मटेरियल, और उसके अंदर किसको आना है किसको नहीं आना वो डिसाइड। तो ये कंप्लीटली डिफरेंस था हमारे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि सब बच्चों का बेस अलग अलग होता है कि कौन किस स्पीड में पढ़ना चाहता है, ठीक है। अगर ये टॉपिक पहले से भी आपको आता है, रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसको 2x में लगा के पढ़ सकते हो, और अगर समझने के लिए पढ़ रहे हो तो योर विश। चलो फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारे सेल का, दैट इज हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं भाई ये सेल का मैनेजर होता है। अब सेल को हम लोग मान लेते हैं एक फैक्ट्री, सेल को हम लोग मान लेते हैं एक फैक्ट्री, ठीक है। एक फैक्ट्री है, वहां पर काम हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन रही है। सेल बेसिकली हमारे, हाँ, सेल में एक मैनेजर होता है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। सेल एक फैक्ट्री मान लिया सेल को, ठीक है, उसका मैनेजर किसको कंसिडर कर दे रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल में। और अगर एक मैनेजर को देखा जाए तो मैनेजर का काम क्या होता है, सबको काम अपॉइंट करना, सब चीज मैनेज करके रखना कि तुम्हारा ये काम भैया, तुम ये बनाओगे, तुम ये बनाओगे, ऐसी मशीन ऐसे चलेगी, ये चलेगी, ठीक है। तो वैसे ही न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियस सबका काम डिफाइन करके रखता है कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। सेलुलर कंपोनेंट एंड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, ये सेल का एक पार्ट है और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे सेल का। कहाँ लोकेट होता है, सेंट्रली लोकेट होता है। लार्ज इन साइज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। कवर्ड विथ 2 मेम्ब्रेन, इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है, छोटी छोटी पतली पतली 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेलुलर एक्टिविटीज प्रोड्यूस CO2 इन सेल्स। अब देखो ये जो हमारी न्यूक्लियस है वो क्या क्या काम कर रहा है भैया, वो काम कर रहा है सब चीजों को मैनेज करने का, जितने भी सेल में जितने भी कंपोनेंट हैं उनको बता रहा है कि क्या क्या काम है। फंक्शन क्या होते हैं भाई, कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। डीएनए को स्टोर करता है और मेक आरएनए एंड प्रोटीन, और इसका काम क्या होता है भैया, कि आरएनए और क्रोमोसोम्स, आरएनए एंड प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो उसके 3 फंक्शन होते हैं भैया। ये हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, पहला ये है, हमारे डीएनए को स्टोर करता है और आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेल, अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो साइड में आ गया, मैं बता देती हूँ आपको। सेल, तो हमारा सेल होता है उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है भाई,
क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो डीएनए को स्टोर करता है, ठीक है, और आरएनए और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? ये देखो मैंने प्यारा सा न्यूक्लियस दिया है, ये हमने प्यारा सा न्यूक्लियस दिया है, इसके अंदर डीएनए है। क्यूट लग रहा है बहुत। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के हमारे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो दो कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियोप्लाज्म होते क्या क्या हैं, चलिए कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप क्या क्या होता है, क्या होता है? अब एनवलप है भैया, एनवलप क्या होगा? हम लोग शादी में जाते हैं, नोट को 2000, 2100, 501, 501, 2100 और 501, हाँ, तो जितने भी नोट होते हैं, पैसे होते हैं, किस में लग के जाते हैं? एनवलप में, प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जब हम लोग मतलब उनको एज अ गिफ्ट दे तो हाँ पूरे नोट एक साथ रहें, तो एनवलप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैसे यहाँ भी न्यूक्लियर का एक एनवलप होता है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये एनवलप कवर्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब देखो मेरी, यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियर एनवलप। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है भाई? ये सेल में है, ये पूरी सेल बनी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप है, क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट भी कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस सेपरेट भी कर रहा है, और क्या काम करता है? कवर करता है पूरे न्यूक्लियस को, एनवलप है। पोर प्रेजेंट आर कॉल्ड न्यूक्लियस पोर। इसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप में पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है भैया न्यूक्लियोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है भाई? ये न्यूक्लियर एनवलप करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आना है, साइटोप्लाज्म से क्या नहीं आना है, वो यही डिसाइड करता है। उसका फंक्शन भी पता चल गया है और कैरेक्टरिस्टिक भी पता चल गया है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म नाम से ही पहचान गए होगे भैया, नहीं शाहरुख खान नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा होता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड होता है। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब देखो न्यूक्लियर प्लाज्म को पढ़ लिया है, न्यूक्लियर प्लाज्म के दो कंपोनेंट को पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन मटेरियल भी प्रेजेंट। ये न्यूक्लियोलस होता क्या है? न्यूक्लियोलस एक या ज्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, वैसे बेसिकली एक ही होता है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये अंदर साइटोप्लाज्म, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस के इधर उधर क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल के बाद ये तो पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अगल बगल क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है, और क्रोमैटिन मटेरियल के बाहर मतलब के साथ में ही क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। और ये फाइनली क्या आता है हमारा? पर्पल पर्पल जो दिख रहा है वो क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। ये वन और मोर नंबर में हो सकते हैं, वैसे तो हम लोग एक ही नंबर में जानते हैं इनको। फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर कॉल्ड राइबोसोम। ये ही न्यूक्लियोलस में हमारे प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स होते हैं। ये सेल का सबसे मेन काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। जो हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारा आउटर स्ट्रक्चर बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो ये जो हमारे प्रोटीन सेंटर होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें भैया क्रोमैटिक मटेरियल की, क्रोमैटिक मटेरियल पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं? ये इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम लोग को दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपस में उलझे होते हैं बहुत ज्यादा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिक मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। अब सेल डिवीजन जब होता है, ठीक है, सेल डिवीजन जब होता है, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होती है, डॉटर सेल बनाती है, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और क्रोमैटिन मटेरियल का काम क्या है भैया? यही हमारे कुछ कुछ क्रोमोसोम्स ऑर्थो क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स सेल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ऑटो क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, और
हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं हमारा सेक्स डिफाइन करता है, हम मेल होंगे या फीमेल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जब तो बात की जिक्र हम लोग पहली स्लाइड से कर रहे थे, साइटोप्लाज्म, भैया ये कौन सी बला का नाम है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म है क्या आखिर, ये क्यों इतना फेमस है, रंग बदल लेते हैं इसका। चलो अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखो हमारे बायोलॉजी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इजी सा टॉपिक है, जिसको बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्यों उतना डिफिकल्ट बताया हुआ है। अगर तुम लोग पढ़ोगे तो उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर से पढ़ना चाहिए, कुछ भी पढ़ना चाहिए ना तो उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर से पढ़ना चाहिए। पहले उसको फंक्शन पढ़ लो, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ लो, और फिर एक्स्ट्रा चीजें जो हो वो पढ़ लो। तो सबसे पहले आते हैं भैया फंक्शन। उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। भाई ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक फ्लूइड होता है, जैसे कि सेल बनी है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये भरा हुआ है पानी जैसा, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। कंटेन वाटर, क्या क्या कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, पानी होता है, नमक होता है, टाटा नमक, टाटा नमक नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है भैया, ऑर्गेनल फ्लूइड्स इन द साइटोप्लाज्म हेल्प इन द मूवमेंट। अब इतने सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट है, टू सेल में इतने सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट है, उसको मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है भैया, हमारे यहाँ कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। तो उसका एक ही फंक्शन है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे सेल में, और क्या प्रोवाइड करता है भैया, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर और फंक्शन। यहाँ पर देख लो मैंने साइटोप्लाज्म का बहुत ही क्यूट सा क्या दिया है, डायग्राम दिया है, मतलब डायग्राम क्या है, जिफ दी गई है। आई एम द डांसिंग क्वीन, डांस कर रही है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी है क्यूट। अब सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बात को ध्यान रखना, और आज जो मैं ये इसमें पढ़ाने वाली हूँ, सेल भले चाहे तुम भूल जाना, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मरते दम तक मत भूल, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है बता देती हूँ आपको। सब पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या पोस्ट दी गई है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेल को एक फैक्ट्री की पोस्ट दी थी, ठीक है, और उसमें दर्शाया था कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक मैनेजर है, क्या है, एक मैनेजर है। तो अब ये जो सेल है उसका मैनेजर है, अब इसको क्या पोस्ट देंगे, इसको पोस्ट हम लोगों ने दिया है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब जो फैक्ट्री में चीजें प्रोड्यूस हो रही है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस कर रहा है, इसको पोस्ट मिली है ये एक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कुटू से नाम से जानते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम टिंकू पिंकू मिनकू होगा, वैसे हम लोग ईआर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है उसका। ईआर इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड, इतना गैप क्यों है, शीट, लॉन्ग ट्यूब लाइक शेप। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक शेप होते हैं, मतलब ट्यूब जैसा, जैसे कि जिस ट्यूब से हम लोग पानी दे देते हैं गार्डन वगैरह में और पानी भरते हैं, उसी वैसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके साइड साइड में मेम्ब्रेन भी बाउंड होती है, ठीक है, बहुत ही वैसा होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कॉइल्ड नहीं, ऐसा 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 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट, ट्यूब्स भी होती हैं, शीट भी होती है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ शीट्स वगैरह हैं, ठीक है, कॉइल्ड शीट हैं, कुछ ट्यूब्स भी हैं यहाँ पर। इट कैन बी इधर बी स्मूथ और रफ, कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब ये स्मूथ और रफ में डिफरेंस क्या है अभी मैं बताती हूँ, पहले इसका फंक्शन जान लेते हैं कि फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, प्रोड्यूस प्रोटीन। मैंने बताया था ना कि सेल का इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या बनाएगा, अगर एक फैक्ट्री हेड एंड शोल्डर बना रही है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उसकी हेड एंड शोल्डर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बनाएगी। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल टू फंक्शन। अब सारी जो जितने भी ऑर्गेनल हैं उनको चाहिए भैया प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन बहुत फेमस है उस एरिया में, ठीक है, सबको यही मांगता है, तो ये बनाता है प्रोटीन। और यही सारे जितने भी ऑर्गेनल होते हैं जो सेल प्रोड्यूसिंग प्रोटीन नहीं बना सकते उनको ये दान कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं, मैंने बताया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग नाम से जानते हैं SER। अगर आपके पेपर में आ जाए SER तो ये बोला कि सर क्या है, SER मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर होता है स्मूथ। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर स्मूथ, हाँ भैया, तभी इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब पोर्स वगैरह नहीं होते, ठीक है, बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का ये रेटिकुलम होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है भाई? ये मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स को, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रफ होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो शीट के फॉर्म में दिख रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्स को क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। और राइबोसोम्स क्या होती हैं? प्रोटीन साइट ऑफ द सेल, ठीक है, ये बनाती हैं प्रोटीन को, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER भैया हमारे क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? फैट एंड लिपिड, ठीक है। लेकिन RER देखिए तुम लोगों ने, RER क्या बना रही है भाई? प्रोटीन बना रही है, ठीक है। तो फ्लैट लिपिड्स प्रोटीन कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट एंड लिपिड्स बनाती हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? ये कुछ सेल का पार्ट वगैरह नहीं है, ये क्या है मैं बताती हूँ। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब ये जो ER भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भैया, हमारे लिपिड्स और प्रोटीन को बना रहे थे। अब ये लिपिड एंड प्रोटीन को कौन यूज कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन यूज कर रहा है अपने आप को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जब सेल मेम्ब्रेन बनता है, वो किससे बनता है? प्रोटीन और लिपिड से बनता है। और यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। Some other proteins and lipids are used in the formation of enzymes and hormones। अब जो प्रोटीन और लिपिड बच जाते हैं, इनके बनने के बाद वो हार्मोन्स और क्या बनने में फॉर्म करते हैं भाई? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है लिवर सेल का ऑफ वर्टिब्रेट्स, हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफाइंग, ठीक है। जो हमारे लिवर सेल का, अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें, लिवर सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो चीजों को डिटॉक्सिफाई, मतलब कि जितनी भी जहरीली चीजें हैं उनको अनजहरीला बनाता है। अब चीजें आप देखो यहाँ पर ना, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी टॉपिक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया है ना, अब उसको आगे कैरी ऑन कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। इसका नाम बड़ा अजीब है, लेकिन इसके मम्मी पापा ने यही नाम रखा है इसका। अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने फैक्ट्री में बहुत सारी चीजों को अपने पोस्ट दिया है, इसको क्या पोस्ट देते हैं भैया? ट्रांसपोर्टर एंड पैकर। अब एक फैक्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्रोड्यूस हो रही हैं कुछ चीजें। अब वो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन पैकेजिंग भी हो रही है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। एक स्टोर होता है, फिर पैकेजिंग होती है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीजें कौन करता है भैया? सेल में जो हमारे प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स बन रहे थे, उसको ट्रांसपोर्ट और पैकिंग करने का काम गोल्गी ऑपरेटर्स का होता है, याद रखना। व्हाइट इज ब्लू ब्लू। चलो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऐसा होता है भैया, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, कंप्लीटली फ्लैटन सैक जैसे होते हैं, ठीक है। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन्स। व्हाट आर सिस्टन्स? ये देखो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। पैरेलली प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। फंक्शन क्या होता है? ये ER से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये ER से कनेक्टेड होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? जो ER बना रही है भैया प्रोटीन और लिपिड, उसको अदर पार्ट ऑफ द सेल में ट्रांसपोर्ट करना। पैक, मतलब पैक तो नहीं करते हैं, मतलब उसको ER से ले लेते हैं, ER से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, ER से बना दी जाती है प्रोटीन और लिपिड्स, ये उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द। समझ में आ गया?
लाइसोसोम्स क्या होते हैं भैया? लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको बोला जाता है सोसाइडल बैग्स। इसको क्या बोला जाता है? सोसाइडल बैग्स। अब ये क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सोसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये क्यों होते हैं सोसाइडल बैग्स? आप इसको जानते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, ठीक है, कुछ ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, और with the digestive enzymes, the enzymes are made by RER। ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, ठीक है, बोरी के तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें क्या फिल होता है भैया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं। क्या फिल होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे भैया? डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। किसको डाइजेस्ट करेंगे? इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बिल्कुल पढ़ लेते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे मोहल्ले में नगर निगम है, वैसे ही हमारे सेल्स में क्या है? लाइसोसोम्स वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन by digesting any foreign material as well as the worn out cell organelle। अब देखो ये क्या करती है? जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जो सेल के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो क्या करती है? ये उसको डाइजेस्ट कर लेती है, उसको खत्म कर लेती है। और ये तब भी यूजफुल होती है जैसे कि अगर कोई सेल डैमेज हो गई, ठीक है, अगर कोई एक सेल डैमेज होगी तो दूसरी बगल वाली सेल को भी डैमेज करेगी किसी तरीके से। लेकिन अगर ये खुद डैमेज होती है तो उसके अंदर के लाइगोसोम इसको खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं, पूरी सेल को खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ये सोसाइडल बैग्स है हमारी सेल का। डाइजेस्टिव एंजाइम इतने स्ट्रांग होते हैं। समझ में आ गया? लाइसोसोम्स कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब ये कैसे कर पाते हैं भाई? ये दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी मैंने बताया डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत पावरफुल होते हैं इसके, तभी ये कर पाते हैं केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। और इतने पावरफुल होते हैं कि ये केपेबल होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल्स get damaged, lysosomes may burst and the digestive enzyme and digest their own cell, therefore they are known as suicidal bag। अब ये suicidal bag इसलिए कही जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी डैमेज होता है, कोई भी मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है, ये कोई सेल में कोई मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आई, क्या सेल डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम उसी पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़। अब इसका नाम तो सबने सुना होगा, इसको कौन नहीं जानता है? इसको सब जानते हैं। इसका वो सब जानते हैं, कौन से बच्चे? चलो, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों ने क्लास 8 में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, इसको क्या क्या दी गई है? पोस्ट पावर हाउस। अब एक फैक्ट्री को चलाने के लिए भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टर और फैक्टर होना चाहिए, पैकर होना चाहिए, लेकिन जो मशीनें चल रही हैं उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है भैया? लाइट और बिजली की भी तो जरूरत है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भैया टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग पोरस होती है और जो इनर मेम्ब्रेन कवरिंग होती है वो फोल्डेड होती है। बेसिकली ये ऐसा शूज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पर ऐसे 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 फोल्ड 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 सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी फोल्डेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। जो फोल्ड्स होते हैं वो फोल्ड किस लिए होते हैं? वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि एटीपी जनरेट हो पाए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के। अब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, उसके थ्रू एटीपी जनरेट होता है। जब आप क्लास 10th में ना रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ोगे तो ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि एटीपी फॉर्म क्यों होता है, कहाँ जाता है, कैसे फॉर्म, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो कि ये एटीपी जनरेट करते हैं। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ये एटीपी प्रोड्यूस करता है और इसी एटीपी की वजह से सारे जितने भी पार्ट ऑफ द सेल हैं उनको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। बॉर्नवीटा है, बॉर्नवीटा ये।
फंक्शन क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसे कि मैंने बताया, हमारी लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो मतलब सेल परफॉर्म करती है, ठीक है, उस परफॉर्म केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल मेटाबॉलिज्म होती है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कौन देता है भैया? वो एनर्जी देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? अब माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनल है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा ये स्ट्रेंज क्यों है? इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। देख रहे हो, अजूबा हो गया कि अभी तक हम लोगों ने एक लौता ऑर्गेनल पढ़ा है जिसके पास खुद का डीएनए है। खुद का डीएनए है इसलिए ये खुद के प्रोटीन बना लेता है, को किसी की भी जरूरत नहीं है भाई, ये आत्मनिर्भर है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इसको ईआर और गोल्गी अपरेटस की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको स्ट्रेंज ऑर्गेनल मैंने बोला। एटीपी क्या होती है भैया? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, कुछ मैकेनिकल वर्क करने के लिए हमारी सेल को एटीपी यूज होती है। देन हमारी दूसरी चीज है दैट इज प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड्स होती क्या है? प्लास्टिड को हम लोगों ने पोस्ट दी है, जैसे कि हर फैक्ट्री में पैंट्री होती है, किचन होता है, वैसे ही हमारे सेल में भी एक किचन है, दैट इज हमारा, ये सारे में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल बोला गया है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट से प्रेजेंट होता है। एनिमल में क्यों नहीं प्रेजेंट होता है भाई? एनिमल आर केपेबल टू मेक देयर और टू ग्रैब देयर ओन फूड, ठीक है। लेकिन हमारे, वैसे तो हम लोग भी खुद का फूड ऐसे बनाते हैं ना, किचन में जाके जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके, लेकिन प्लांट नहीं कर सकते भैया। प्लांट फोन करके नहीं कर सकते हैं कि भाई स्विगी वाले भैया बरगद के पेड़ नीचे आ जाओ, मैं लगा हूँ, मुझे डिलीवर कर दो, यहाँ आना है, नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है? किचन ऑफ द सेल होता है, यहीं पर उनका खाना बनता है प्लांट्स का बेचारे। स्ट्रक्चर कैसा होता है? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in the material called stoma। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऐसा दिखता है कुछ हमारा प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड ऐसा होता है और इसके अंदर कुछ मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टोरिंग सैक्स प्रेजेंट होता है। इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? न्यूमरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, न्यूमरस मेम्ब्रेनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। ये सारे जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। सिमिलर एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए। दूसरा अजूबा, अजूबा, ठीक है, ये इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये भी आत्मनिर्भर होता है, किसी की जरूरत नहीं होती इसको। फंक्शनल क्या है भैया? ये मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग ऑफ फूड का काम करता है, खाना बनाता है, खाना रखता है प्लांट को खाना। समझ में आ गया? प्लास्टिड के भी भैया दो रूप होते हैं, एक तो क्लोमोप्लास्ट होता है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब ये क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो मतलब होता है कलर्स, 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 और ल्यूको का मतलब होता है कि कोई कलर। क्रोमोप्लास्ट मतलब कुछ ऐसे पिगमेंट कंटेन करता है जैसे क्लोरोफिल, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के भी नाम से जानते हैं। अब ये काम क्या करता है भैया? ये सिर्फ फूड को स्टोर करने का काम भी नहीं कर रहा है, ये कलर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हम लोग प्लांट को ग्रीन कलर में देखते हैं, तो कैसे देखते हैं भाई? ये क्लोरोफिल की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को रॉ मटेरियल को चाहिए होता है सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल। सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और CO2। तो ये जो है हमारा क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, खाना बनाने में। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है भैया? ये कलरलेस होता है, ये हमारा एक ऑर्गेनल होता है जिसमें कुछ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च होता है, ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, ये सब चीज स्टोर होती है।
ठीक है। ये कलर, इसका काम कलर प्रोवाइड करना नहीं होता, ये चीजों को स्टोर करता है। जितनी भी चीजें मैंने बताई, सारी चीजें प्लांट जो प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या है? लाइसोसोम्स पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ लिया। अब ये वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल को पोज दिए भैया स्टोर हाउस ऑफ द सेल। एक फैक्ट्री में चीजें बन चुकी हैं, ट्रांसपोर्ट और पैक हो चुकी हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पावर हाउस ऑफ द सेल भी पढ़ लिया है कल, उसके बारे में पढ़ लिया है किचन ऑफ द सेल जो प्लांट के अंदर सिर्फ होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। यहाँ पर जो फैक्ट्री में चीजें बन रही हैं वहां पर स्टोर हो रही हैं, ठीक है। ये हमारे, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जो हमारे एनिमल्स में होती है ये छोटे साइज की होती है, लेकिन जो प्लांट में होती है बड़े साइज की होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट को स्टोरेज की नीड ज्यादा होती है रादर देन एनिमल्स। समटाइम इट ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में कभी कदार ये 50 से 90% ऑफ प्लांट का मतलब सेल का, जैसे कि हमारा सेल है तो इतना बड़ा भी हो सकता है। In plants, vacuole are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to cell. ये प्लांट्स में जो इनका फंक्शन होता है कभी कदार रिजिडिटी और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन क्या होता है भाई? ये स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल हैं, तो इनके अंदर कुछ स्टोरेज सैक्स होती है जिसमें लिक्विड और सॉलिड को स्टोर करते हैं। अमीनो एसिड हो गया भैया, शुगर हो गया, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गए जो हमारी प्लांट को बहुत ज़्यादा जिसकी नीड होती है, वो सारी चीज़ें स्टोर करता है। सब चीज़ें स्टोर कर लेता है अपने अंदर, इतना बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन इन एनिमल प्लांट में कैसा है ये, और क्या पोज दी गई है इसको। अगर हम लोग बात करें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी की, दैट इज राइबोसोम। हाँ, न्यूक्लियस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उस दूसरे नंबर पे आता है हमारा राइबोसोम। अब ये राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। हमारी सेल प्रोटीन फॉर्मेशन करती है। फूड प्रोटीन को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम किसको दिया गया है? न्यूक्लियस ने बताया भैया तुम्हें ही प्रोटीन फॉर्म करना है। ये देखो, ये हमारा राइबोसोम्स दिख रहा है, चिमनी भी लगी है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्मॉलेस्ट होते हैं और स्पेरिकल ऑर्गेनल होते हैं। स्पेरिकल मतलब गोल 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 होते हैं, छोटे छोटे से। दे आर ईदर स्टार्टेड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ईआर विच फॉर्म रफ ईआर। मैंने बताया था ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है भैया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है उसमें क्योंकि पोरस लाइक स्ट्रक्चर छोटे 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 प्रेजेंट होते हैं, दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, तो इधर ये क्या होगा? छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं ये साइटोप्लाज्म में इर्द गिर्द स्कैटर होंगे या तो आर ई आर में अटैच्ड होंगे। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। समझ में आई कि नहीं? इतनी सारी बातें समझ में आई? कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? सब कुछ फैक्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ो कि फैक्ट्री में हो क्या रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस आया, मैनेजर था, मैनेजर ने बोला आर ई आर से और एस ई आर से कि प्रोटीन लिपिड्स और फैट्स बनाओ। ठीक है, फिर गोल्गी एपेटाइटस ने उस प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट किया अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीजें पढ़ी। देन राइबोसोम समझ में आ गया होगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारे थे कुछ ऑर्गेनल जो सेल में पाए जाते हैं। आपकी जो इतनी छोटी सी सेल है जिसको आप देख भी नहीं सकते, उसमें इतने सारे ऑर्गेनल होते हैं। कैन यू इमेजिन? इतनी छोटी सी सेल में इतने सारे ऑर्गेनल कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, बहुत माइक्रो माइक्रो माइक्रो। हम लोग सबसे लास्ट चीज पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर की, दैट इज माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस और मेयोसिस के बीच में मैंने लगाया वर्सेस, ऐसा क्यों किया है मैंने जान लेते हैं। देखो, माइटोसिस और मेयोसिस दो अलग अलग सेल डिवीजन है। ठीक है, सेल डिवीजन है। माइटोसिस क्या होता है भैया? माइटोसिस हमारा सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड करता है इंटू टू में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सेल डिवाइड करता है टू में, फिर टू होते हैं फोर में। ठीक है, यहाँ पर कैसा डिवीजन होता है? वन डिवाइडेड इंटू टू एंड दीज टू डिवाइडेड इंटू दी।
तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। माइटोसिस और मियोसिस बहुत छोटा सा दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो वो आप लोग रीड कर लेना। और आपको सारे ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो सारी चीज़ें, सेल, न्यूक्लियस के बारे में, सेल के बारे में, न्यूक्लियस क्या था भैया, न्यूक्लियस में कितने सारे पार्ट थे, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर के सारा का मटेरियल न्यूक्लियोलस, ठीक है। वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। अगर आप अभी तक नोट्स नहीं बना के आए हो तो बैक करके पॉज करके नोट्स बना सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने नोट्स बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाना, सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं और पॉइंट वाइज दी गई हैं। पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके एग्जाम टाइम चैप्टर को, टॉपिक को अच्छे से समझने के। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो को बैक करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स हमारे पॉइंट वाइज दिए गए हैं, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना। डिटेलें भी दिए गए हैं, पॉइंट वाइज भी दिए गए हैं। पॉइंट वाइज बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम टाइम में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।